हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज लखोटिया और मैं और एक वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके वो लोगों के लिए जो बहुत सालों से, बहुत दिनों से सपना देख रहे हैं कि मेरे पास एक अच्छी बैंक जॉब होनी चाहिए। तो ट्रस्ट मी, एक ऐसी बैंक जॉब की वैकेंसीज निकली है जिससे बेटर शायद जॉब आप सोच नहीं सकते हो इस वक्त की कंडीशन को देखते हुए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि इस बैंक जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, खास करके इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, सैलरी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन, जिस तरीके का हमारा हेडिंग है आज के इस वीडियो का, तो इनका वैकेंसीज आ चुका है, नोटिफिकेशन द्वारा एडवर्टीजमेंट आ चुका है कि ये लोग आईबीपीएस जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है, ये अपनी जो बैंक है उनके लिए क्लरिकल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझेंगे इसके सभी एस्पेक्ट को। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम लोग जॉब प्रोफाइल के बारे में कि क्लर्क एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि नाम सुनने में लगेगा कि ये काफी ओल्ड फैशन नाम है। क्लर्क सिर्फ सरकारी ही डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है, लेकिन सच में क्या वही काम है, बस डेटा एंट्री वाला काम होता है क्लरिकल का, या कुछ और भी इसमें करने को मिलेगा, तो समझेंगे। तो देखिए, एक बैंक की क्लर्क का जॉब अक्सर, अगर इसको छोटे से कम वर्ड्स में समअप करूं तो फ्रंट डेस्क में अक्सर इनको जॉब लगती है। मतलब जब आप बैंक के अंदर एंटर करते हो और जो फ्रंट डेस्क पे आप स्टाफ देखते हो वो अक्सर क्लरिकल स्टाफ होता है। तो इनके पास क्या क्या काम होता है, मतलब अगर आपने इस एग्जाम को निकाल लिया और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं किसी बैंक में, तो आप बैंक के अंदर जाके एग्जैक्टली करेंगे क्या। तो जॉब की प्रोफाइल क्या होगी यहाँ पे, वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ सबमिटेड बाय द कस्टमर्स। मतलब कस्टमर आप उसका एड्रेस प्रूफ देता है, पैन कार्ड आईडी प्रूफ के तौर पे देता है, अलग अलग प्रूफ देता है, तो उसको वेरीफाई करना यह आपका काम होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंक कैश वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कीज, तो बैंक का कैश का भी काम आ सकता है। जो कैशियर अक्सर होता है बैंक के अंदर, एक क्यूबिकल में बैठा होता है, वो भी काम हो सकता है। या कीज का संभालना, मतलब कोई ब्रांच की लगभग आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। विड्रॉल अगर कोई कस्टमर करने आता है तो उसका आपको साइन मैच करना है, वेरीफाई करना है और उसको सैंक्शन करना है कि ठीक है, सब कुछ मैच हो रहा है, आप विड्रॉल दे सकते हो। इसके अलावा मेंटेनिंग वेरियस डॉक्यूमेंट ऑफ द बैंक, बैलेंस शीट, लेजर एक्सेट्रा, रिवॉल्विंग द वेरियस इशू ऑफ द कस्टमर। मतलब कस्टमर्स को काफी टाइम कुछ ना कुछ इशू होता है उसका बैंक अकाउंट ऑपरेट करने में, कोई चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं, तो आप उसको हेल्प करेंगे उस रिजॉल्व करने को, इशू को। और इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने का भी काम आपके पास होगा। इशूइंग डिमांड ड्राफ्ट, बैंक अकाउंट फॉर द कस्टमर्स एंड कैश रिसिप्ट्स, तो ये अगेन उसी टाइप का काम है कि जहां पे आप डीडी डिमांड ड्राफ्ट्स को इशू करेंगे कस्टमर्स के लिए। गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम्स और पॉलिसीज के बारे में बताएंगे। ये गवर्नमेंट बैंक में होने का बहुत बड़ा फायदा है कि आपको एक सेवा करने का मौका मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स काफ़ी बार आ, कुछ लोगों के लिए ऐसी स्कीम्स लेके आती है, खास करके जो फार्मर्स होते हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। जैसे एक जनधन योजना आई थी बीच में, बहुत ही फेमस, और वर्ल्ड रिकॉर्ड इस योजना के नाम पे दर्ज हुआ है, जो केवल सरकारी बैंक्स में ही रन की गई थी। तो ऐसी योजना आप लोगों तक पहुंचा के एक सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। देखिए, सोसाइटी आपकी तरफ बीइंग अ बैंक एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा उम्मीदों से देखती है। उनके लिए सच बताओ तो आप कभी कभी भगवान समान होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सोसाइटी सर्व करने का भी काम इस द्वारा मिलेगा। बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ जितनी भी है, ये सब कुछ आपको करना होगा। तो ये होगा आपकी जॉब की प्रोफाइल अगर आपको ये जॉब लग जाती है तो, है ना। मतलब काफ़ी वेरियस अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप काम करोगे। एक नए न्यू कमर के लिए सब काम करना काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है। और जितने इससे पहले मेरे यहाँ से क्लर्क या अलग अलग पोजीशन पे सिलेक्ट होके गए हैं, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर जॉब प्रोफाइल। सर, मज़ा आता है काम करने में, हर रोज़ अलग अलग लोग आते हैं, इंटरेक्ट करने को मिलता है। खास करके आपको इंटरेक्शन करना पसंद है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पसंद है, तो ये जॉब आपको कहीं ना कहीं आपकी वो स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन कराने का जो एक प्लेटफॉर्म है आपको दे सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या है इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और 1 सितंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है।
जी हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आपको देर नहीं करना है। अगर आपको लगता है एट द एंड ऑफ द वीडियो कि ये जॉब आपके लिए सूटेबल है, तो आपको अप्लाई करने में देर नहीं करना है, क्योंकि 23 सितंबर इसकी आखिरी तारीख होगी एप्लीकेशन की। मतलब इसके बाद एप्लीकेशन की विंडो क्लोज, इसके बाद अगर आप चाहे तो भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब आप सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं होगे, तो एप्लीकेशन आपको विद इन द टाइम करना है। अब देखिए, इसमें 2 फेज में एग्जाम होती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे कौन कौन से फेज होते हैं। तो आपका कॉल लेटर, मतलब देखिए कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम है। आपको हर एक डेट का बहुत ज़्यादा एडवांस में पता है कि एग्जैक्टली कौन से डेट्स को क्या एक्टिविटी होने जा रही है, तो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे मेंटली भी इसके लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यक जानकारी। 18 नवंबर से आपके कॉल लेटर, मतलब जो एग्जाम सेंटर होता है आपका, कहाँ पे एग्जाम सेंटर होगा, उस प्लेस पे कैसे ट्रैवल करना है, इसकी भी प्लान आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एग्जाम सेंटर के बारे में, आपकी एग्जाम की जो स्लॉट है, किस स्लॉट में आप एग्जाम देने जा रहे हो, वो तक की जानकारी आपको 18 नवंबर से मिलना शुरू होगी। मतलब आपकी जो हॉल टिकट होती है, जिसके आधार पे आपको एग्जाम में एंट्री मिलेगी, वो आपके पास होगा, ठीक है। और अब एग्जाम्स की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टेंटेटिव डेट्स है, लेकिन आईबीपीएस के साथ देखा गया है कि जो टेंटेटिव डेट्स होती है वही उनकी एक्चुअल डेट्स होती है। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के जो वीकेंड्स है, याद रखना हमेशा जो एग्जाम होगी वो सैटरडे संडे के ही दिन होती है। तो अगर किसी की जॉब होती है, मतलब आपकी पूरी ख्याल रखा गया है वीकेंड्स पे ही एग्जाम कंडक्ट की जाती है, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, ठीक है। चल, रिजल्ट कब आएगा इसका प्रीलिम एग्जाम का? 31 दिसंबर को आपकी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगी 2020 को, और मेंस एग्जाम जो सेकेंड फेज ऑफ एग्जाम है वो 24 जनवरी को खत्म हो जाएगी। मतलब आपका डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट होगा 1 अप्रैल 2021 को, और ज्वाइनिंग आ जाएगी अप्रैल मंथ में ही, मंथ एंड तक या मई की शुरुआत में आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। मतलब अब तक कोई बेरोजगार घूम रहा है समाज के अंदर, तो उसके लिए रोजगार पाने के लिए केवल 6 या 7 महीने का इंतजार, अच्छी प्रिपरेशन करेगा तो 7 महीनों के अंदर उसके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब होगी, एक ड्रीम जॉब होगी, ठीक है। जो बहुत सारे लोग उसका ड्रीम देखते हैं, लेकिन चुनिंदा लोगों को ये दी जाएगी। किसको मिलेगी ये जॉब? जिसकी तैयारी अच्छी होगी इन जॉब्स के लिए, तो उन्हीं के हाथ में जॉब गिरेगी। क्योंकि केवल सिलेक्शन प्रोसेस जब हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जॉब आपकी कैसी होगी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ सकते हैं कि कौन इस एग्जाम को दे सकता है। तो कोई भी ग्रेजुएट, केवल ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है। मतलब चाहे आपने बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, कोई भी डिग्री किया हो, ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन के ऊपर की कोई भी डिग्री, आप तो इसको अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अब एज लिमिट क्या है ये देखिए, इस डेट के दिन आपका 20 साल कंप्लीट होना चाहिए और 28 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। मतलब देखिए, कट ऑफ डेट्स को हम लोग देख लेते हैं कि या तो बर्थडे इससे पहले नहीं होना चाहिए, 2992 से पहले अगर आप बॉर्न हो और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप एग्जाम को अप्लाई नहीं कर पाओगे। और अगर इस डेट के बाद भी आप बॉर्न हो, मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर है, तो आप नहीं दे पाओगे इस एग्जाम को, क्योंकि इस दिन आपका 20 साल कंप्लीट नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी ग्रेजुएट और इन डेट्स के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। लेकिन अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे ओबीसी, तो उनको 3 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मतलब मैक्सिमम एज में 3 साल ऐड कर दिए जाएंगे। और अगर कोई एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो दे सकता है इसको 5 साल उसको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मतलब 28 की जगह 33 साल तक का उम्र का लड़का इस एग्जाम को या लड़की दे सकते हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को उनकी उम्र के 50 साल तक ये एग्जाम देना चलेगा। तो अगर खास करके कोई एक्स सर्विसमैन ये वीडियो देख रहा है तो जरूर इन एग्जाम्स को अप्लाई करो, क्योंकि उस कैटेगरी में एक फायदा ये होता है कि कट ऑफ काफी कम होते हैं, जॉब लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, काफी आसान भी हो जाता है आपका सिलेक्शन होना, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए भी उतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने तैयारी अच्छे से की है। अब देखिए, इस
पूरे रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस रिक्रूटमेंट में कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें सिलेक्ट होने के लिए। देखिए, आप कोई भी जॉब में चले जाओ, किस किस फेज से जाते हो आप, राइट? बहुत सारी फेज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फेज तो आपका इंटरव्यू होता है, क्योंकि अगर किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है अच्छी तरह से, मतलब आजकल प्राइवेट जॉब में तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है जॉब की, रिलेवेंट एक्सपीरियंस ही मांगा जाता है ना? तो यहाँ पे ना एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, ना आपकी इंटरव्यू ली जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण, खास करके जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कभी फेस नहीं कर पाते, वो तो बिल्कुल इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता कोई भी जॉब पाने का, कि ऐसी जॉब जहां पे आपको सैलरी लगभग 30,000 के आसपास सैलरी दी जा रही है और उसके लिए इंटरव्यू ही नहीं है ना? तो ये बहुत सबसे बड़ा फायदा है कि केवल और केवल आपकी एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करो, रिटन एग्जाम पे फोकस करो। अगर उसको निकाल दिया तो आपके हाथ में डायरेक्ट आपका ऑफर लेटर होगा, और दिस इज ट्रू इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए, एग्जाम होगा आपकी प्रिलिमिनरी, ऑनलाइन ही होता है एग्जाम, और मेंस तरीके से। क्या होता है इनका पैटर्न, आगे मैं आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। और देखिए, सिलेक्शन में 100% वेटेज टू मेंस एग्जाम, ठीक है, वो भी समझ में आएगा। और जो कैंडिडेट प्री एग्जाम क्लियर करेगा उसी को मेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे समझेंगे इसका पैटर्न। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्लरिकल का प्रिलिमिनरी एग्जाम देखेंगे हम लोग, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, प्रिलिमिनरी एग्जाम का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होगा। तो प्री एग्जाम जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी, उसका फुल फॉर्म है। तो इसके अंदर केवल 3 सेक्शन होते हैं आपको एग्जाम में फेस करना। इन 3 सेक्शन को प्रिपेयर करके जाओ और प्री एग्जाम निकाल लो। ठीक है, तो 3 सेक्शन कौन कौन से जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्कूल में, इसमें से इंग्लिश होगा आपका, इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपको ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होंगे, सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन होंगे, और पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे 30 क्वेश्चंस आपको होंगे और 30 मार्क्स मिलेंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा इस सेक्शन के लिए। सेम वे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब 10वीं तक आपने जो भी मैथ्स पढ़ा है, अर्थमेटिक खास करके, उसी से क्वेश्चन आते हैं। मतलब सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसमें से सवाल आएंगे। तो 35 सवाल होंगे और 35 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मार्क होगा आपको। ठीक है, और 20 मिनट का टाइम हर एक सेक्शन को दिया जाएगा, मतलब इन टोटल आपके पास होगा 1 घंटा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस होंगे जिसके 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब इस एग्जाम का पैटर्न होगा MCQ, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखना है, केवल ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही टिक करना है। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन को गलत टिक कर दिया तो क्या होगा जी, नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब आपका स्कोर घट जाएगा। कितने मार्क्स से, 1/4, -1/4, ये आपका मतलब 0.25 मार्क्स आपका कट हो जाएगा आपके जो आपने अर्न किया है। अगर गलत, मतलब क्या है, इसमें अप्रोच काफी सटीक होना चाहिए। मतलब अगर MCQ एग्जाम है तो बहुत सारे बच्चे इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते कि हम लोग टिक कर देंगे आंसर रैंडमली, सही तो आ ही जाएंगे, है ना? नहीं कुछ तो सही आ जाएंगे और सिलेक्ट होने की अपनी नसीब पे वो इसको डाल देंगे। चलो हमने तो टिक करके आ गए हैं, 15-20 हमने सॉल्व किए, बाकी 50 हमने टिक कर दिया रैंडमली, और इस तरीके से मैं सिलेक्शन के लिए जितना मार्क्स चाहिए उतना निकाल लूंगा। तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये दो धारी तलवार है। अगर सही आ गया तो आपके के काम की है, और अगर गलत आंसर कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग है, आपने जो कमाया है उसमें से कुछ खोना पड़ेगा, है ना? तो 0.25% आपको खोना पड़ेगा। अब ये एग्जाम जो होगी, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अगर कोई ये वीडियो महाराष्ट्र से देख रहा है तो उनको तो मैं बोलूंगा केवल और केवल इंग्लिश मीडियम से दो एग्जाम, हिंदी के पीछे मत पड़ो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट जाता है हिंदी को समझना। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा इसका तरीका। ओके, तो ये हो गया आपका प्री एग्जामिनेशन, जो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप अगले फेज में चले जाओगे, अगले फेज में, और वो फाइनल फेज होगा, और उसी के मार्क्स वहां पे आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, मतलब ये बस क्वालिफाई करना है आपको। ये इसलिए एक फिल्टराइजेशन प्रोसेस है, 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, तो हमें कुछ चुनिंदा टैलेंट चाहिए, तो इसलिए फिल्टर करेंगे, और 20,000 लोगों को शायद वो मेंस एग्जाम के लिए बुलाएंगे। ठीक है,
तो इससे क्या होगा कि अगर किसी ने तुक्केबाजी से पास किया तो एक एग्जाम तुक्केबाजी से निकलेगा, दूसरा नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। और मेंस एग्जाम में क्या होगा कि जो 3 सब्जेक्ट आपने प्री में दिया था वो एज इट इज आपका हिस्सा है मेंस का भी, मतलब वही 3 सब्जेक्ट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं को आप दोबारा फेस करोगे, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाले जाएंगे शायद मेंस एग्जाम के लिए, लेकिन मेंस एग्जाम भी आपका होगा एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर ही होगा। मेंस में मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, अब डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखो नहीं, तो सेम एज प्री है, 3 सेक्शन तो वही है जो आपने तैयारी की है, मतलब प्री और मेंस मिलाकर ये 3 सेक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब बस यहाँ पे एक एडिशनल सेक्शन आ जाएगा जो है जनरल अवेयरनेस का, जो आपको 50 मार्क्स दिलाएगा, तो ये सेक्शन को आपको संभालना है दोस्तों, ठीक है। ये सेक्शन एडिशन में प्रिपरेशन करना है मेंस एग्जाम के वक्त में, और इन 200 मार्क्स के आधार पे ही जितने मार्क्स आपके मिलेंगे उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन तय है। तो आई होप कि ये प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इतना सिंपल है, केवल इन 4 सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आपके हाथ में जॉब होगा आज से 6 महीने के बाद। अब ये आप डिसाइड करोगे आपको तैयारी कितना अच्छे से करना है। तैयारी नहीं होगा तो देखिए कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, मतलब ना आपकी यहाँ पे कोई पहचान पहुंच चलेगी, क्योंकि आईबीपीएस बहुत ही ट्रांसपेरेंट है अपनी एग्जाम्स को लेकर, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है उनकी। अगर एग्जाम की सेंटर्स पे भी जाओगे तो बहुत टाइट चेकिंग होता है, सर्विलियंस कैमरास होते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं ताकि डमी ना बैठे आपकी जगह पे। तो इस तरीके से आपका एग्जाम आप ही को निकालना पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं निकालेगा। तो प्रिपरेशन ही किंग है यहाँ पे। अगर आपको ऐसी जॉब पानी है जहाँ पे आपकी सैलरी 30,000 हो, आपकी जॉब टाइमिंग हो 11 बजे से 5 बजे तक, आपको वीकेंड में छुट्टी मिले, संडे सैटरडे, महीने में 2 सैटरडे छुट्टी है, और आने वाले वक्त में बता रहा हूं दोस्तों कि ये 5 डेज वीक होगा। बैंकिंग लिख लो मैं मेरे शब्दों को कि ये बैंकिंग केवल 5 दिन वीक होगा। तो अगेन आईटी कंपनी जैसा कल्चर आएगा, और 6 घंटा टाइम कहाँ पे होता है, इतना ही फैसिलिटी, ओके। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए मार्केट में ऑलरेडी जॉब्स की बहुत किल्लत चल रही है, और ऐसे वक्त में ऐसी जॉब आपके सामने ऑफर होना, एक नॉन एक्सपीरियंस पर्सन को मेरे ख्याल से उसको किसी का वेट नहीं करना चाहिए और सीधा प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। और ये बता दूं दोस्तों कि ये आईबीपीएस क्लर्क का आखिरी रिक्रूटमेंट है जो इंडिविजुअली आईबीपीएस ले रहा है, क्योंकि इसके बाद सीटी आने जा रहा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके बाद अब ये एग्जाम कोई और कंडक्ट करेगा और बहुत कुछ बदलने वाला है। तो मैं ये चाहता हूं कि क्यों आने वाले बदलाव, शायद आप कंफर्टेबल हो ना हो उस बदलाव के साथ, क्यों वेट करना है, अभी क्यों नहीं करना है। और अभी वेरी मच पॉसिबल है। महाराष्ट्र, खास करके महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स, ये याद रखना सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके लिए, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके लिए अभी, और वैकेंसी बढ़ने वाली है। तो देखिए मैं यहाँ पे वैकेंसी नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि मुझे डाइवर्ट नहीं करना है आपको, मुझे, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन ही आपको जिताने वाला है। तो क्यों ना हम लोग प्रिपरेशन को महत्व दें, चाहे एक भी जगह हो। तो हर एक कैंडिडेट को लगना चाहिए कि मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है कि उस जगह तक पहुंचना है। तो हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए मैं कुछ रीजन बताता हूं कि क्यों करना है, क्यों करना है, डू इट फॉर व्हाट, व्हाई यू हैव टू डू इट फॉर योर फैमिली। आपको क्यों करना है ये प्रिपरेशन, क्यों इस एग्जाम को निकलना है, क्योंकि if you want to make your family proud, this is the right exam, right? देखिए फैमिली एक ऐसी चीज होती है, बहुत इमोशनल होते हैं हम लोग उसके साथ अक्सर, और आपके पेरेंट्स आपको कभी जताएंगे नहीं, लेकिन उनकी बहुत इच्छा होती है कि आप लाइफ में कहीं सेटल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, आपके पास एक अच्छी ढंग की जॉब हो, जाके वो जब सोसाइटी में जाए तो बताए आप प्राउडली कि मेरा बेटा यहाँ जॉब करता है, ही इज वर्किंग फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ही इज वर्किंग फॉर Maharashtra, Bank of Maharashtra, government organization, Bank of India, these all organizations are more than 100-year-old organization. So he will certainly take proud in telling people that you work for them. Okay, तो ये उनके लिए प्राइड की बात है। और देखिए अक्सर ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन तक का खर्चा हमारी फैमिली हमारे लिए उठाते हैं, हर एक खर्चे को वो सपोर्ट करते हैं, बट दिस इज द टाइम टू गिव देम बैक। अब आप चाहेंगे कि आपकी फैमिली आपके पैसे पे हॉलीडेज पे जाए, अब तक के जो सपने उन्होंने नहीं किए, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करती है फैमिली। जब आप 20 साल के होते हैं आपके पेरेंट्स लगभग 50s में पहुंच चुके होते हैं, 50s के आसपास होते हैं, तो वो एक ऐसी
एज में होते हैं कि जहाँ पे मेरे ख्याल से हमने उनको ज़्यादा काम का जिम्मेदारी उनसे शेयर करना चाहिए, अपने कंधों पे लेना चाहिए। तो ये जॉब आप कीजिए अपनी फैमिली के लिए, टू मेक देम प्राउड, टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली। बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। देखना आपकी फैमिली मतलब कभी अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच भी है और अगर आपके पास ऐसी जॉब आ जाती है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है, और आपकी जो पैसे को लेकर जो एक हमेशा होती है ना सोच और हमेशा एक एंजाइटी होती है, वो निकल जाएगी फैमिली से। एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ आप लोग गुजार सकते हो। डू इट फॉर योर ओन फ्लैट। देखिए अपार्ट फ्रॉम फैमिली आपकी इंडिविजुअल महत्वाकांक्षाएं होती है, एम्बिशंस होती है। व्हेन यू आर ग्रोइंग अप यू ऑलवेज ड्रीम ऑफ समथिंग, ओके। सो सबसे बेसिक ड्रीम होता है कि खुद के नाम पे एक घर होना चाहिए। पता नहीं क्यों, चाहे आप फैमिली के साथ रह रहे हो ना हो, मुझे तो ये ड्रीम हमेशा था कि एक अपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसके लिए करो। एक कार होनी चाहिए, अगर ऑफिस जा रहे हो कार में जा रहे हो यार वजन पड़ेगा, है ना। तो उस कार के लिए करो। चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हो, धूप बरसात और ठंड का सीजन हो, आप बिल्कुल आपके कंफर्ट जोन में होके घूमने जाओ और लाइफ के मजे उठाओ, है ना। तो ये देखिए, ये खास करके ये तो तुरंत एक बैंकर पूरा करता है। मेरे बहुत सारे जो पिछले 6-7 साल से जितने लोग सिलेक्ट हुए, उन्होंने सबसे पहले यही 2 टारगेट कंप्लीट किया। किसी ने एक कंप्लीट कर लिया, दूसरे के पीछे चल रहा है ना। तो ऐसा चल रहा है, बट वो कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना टारगेट। तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि लो इंटरेस्ट रेट। बैंक, आप खुद एम्प्लॉय होते हो बैंक के, बैंक दूसरे को पैसा देती है लोन, और आपको पैसा देती है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है कि इंटरेस्ट रेट बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, बहुत नॉमिनल चार्ज करती है आपसे। तो आप बहुत सारा पैसा मतलब फ्री में यूज कर रहे होते बैंक की तरफ से, है ना। तो बैंक के लिए और सबसे सेफेस्ट जगह क्या होगी कि अपने परमानेंट एम्प्लॉय को लोन दे। तो एक तरीके से ये एम्प्लॉय का स्कीम है, एक एम्प्लॉय के लिए एक फैसिलिटी देती है बैंक। तो बहुत सस्ते दामों में आपको इंटरेस्ट रेट पे आपको ये कर्जा दिया जाता है। तो उसका फायदा उठाना है और ये करना है। डू इट फॉर अ बेटर लाइफ पार्टनर। ये तो यार मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको बता सकता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनकी शादी नहीं हो रही थी, खास करके लड़कों के साथ होता है कि एक होता है यार, लड़की का बाप जब किसी अपनी जो जिसको बड़ा करते हैं 21-22 साल तक पूरा फूल की तरह बिल्कुल परवरिश करते हैं, उनकी उनकी पूरा ध्यान रखते हैं उनका। तो वो तो चाहेंगे कि एक ऐसे हाथ में दी लड़की का हाथ दिया जाए जो सेटल्ड हैंड हो। और ट्रस्ट मी, आज भी अपने समाज के अंदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, एक बैंक एम्प्लॉय का स्टेटस मैटर करता है। एक बाप कभी भी 2 बार नहीं सोचेगा उसका हाथ एक बैंकर के हाथ में देने को, क्योंकि हेक्टिक लाइफ ही नहीं है। वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएगा और खुद की भी महत्वाकांक्षा है, जो घर में घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा वो लेकर आते रहेगा, तो उसको बेटी को खुश रख पाएगा। तो बाप के लिए क्या दिक्कत होगी। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि जिन लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है उनके पास अभी 5-5, 10-10 प्रपोजल आए थे, और उनमें से जो बेस्ट लगा होगा ना उनको देखने में या उनकी ओवरऑल स्टेटस को मैच करने वाले लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ लड़कियों ने इस तरीके से शादी की है। तो डू इट फॉर अ बेटर लाइफ पार्टनर। आपने डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ पार्टनर कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी गुड लुकिंग होनी चाहिए, कितनी अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड से होनी चाहिए, ये सब आपके हाथ में। ट्रस्ट मी, आपकी भी जब शादी की फोटो खींचोगे ना आप मतलब लगेगा यार आपके सभी दोस्तों को, आपकी अब जितने भी पहचानते फेसबुक पे जब डालोगे उनको लगेगा यार लड़के ने चलिए कुछ तो किया है जिस वजह से उसको इतने अच्छे लाइफ पार्टनर मिली है, ठीक है। तो उसके लिए भी करना है। देखिए अगेन सोसाइटी पे आऊँगा। सोसाइटी हमेशा जब बेरोजगार होते हैं तो उनकी देखने की नज़र आपकी तरफ उतनी अच्छी नहीं होती है। तो कैसे हम उनका नज़रिया बदल सकते हैं। एक हाथ में जॉब हो तो अपने आप उनके मुंह बंद हो जाएंगे। इनफैक्ट वो लोगों को बताएंगे कि यार हमारे पड़ोस में रहने वाला लड़का इस बैंक में जॉब करता है, कुछ काम हो तो हमको बता देना, वो हमारा पड़ोसी है तो वो कर देगा आपका भी काम, ठीक है। तो सोसाइटी का भी मुंह बंद करने के लिए जो आते जाते आपको अभी ताने दे रहे होंगे तो वो भी बंद हो जाएंगे। अगेन आईडी कार्ड, लोगो, आपकी जो होता है आईडी कार्ड हम वेयर करते हैं, बिल्कुल लोगों को आपका दिखे सामने से कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने देश को बनाने में बहुत बड़ा महत्व है। 100-125 साल पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन है और उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। उनका साइज क्या है उन ऑर्गेनाइजेशन का,
लाख करोड़ का वैल्यूएशन है, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ का वैल्यूएशन एसबीआई। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट करोगे कोई छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए करो, इसके लिए इन एग्जाम की तैयारी करो, उसके लिए निकालो टू बिकम द लीडर। देखिए आज चाहे आप क्लरिकल से जाए, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप लीड करोगे। जरूरी नहीं है कि आप उसी पोजीशन पे हमेशा रहोगे बैंक के अंदर, आपकी प्रमोशंस होगी, आप एक बड़ी पोस्ट पे जाओगे, शायद ब्रांच मैनेजर, उससे भी बड़ी पोजीशन पे जाओगे तो लीडर बनोगे। आपके पीछे 10, 15, 20, 25, 100 लोगों की टीम होगी और आप उनके मतलब लीडर होगे, तो उसके लिए करो, करना है आगे चल के। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ अपनी वीडियोस में, अरुंधति भट्टाचार्य एक एज अ ऑफिसर ज्वाइन हुई थी, बहुत छोटी ऑफिसर, और जब उन्होंने रिटायर किया तो सी वॉज चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई, द फर्स्ट लेडी टू बिकम अ चेयरपर्सन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बैंक्स। ओके, अब फॉर फ्री ट्रैवल अक्रॉस इंडिया 3 टायर एसी बैंक में आपके पास LTA नाम का फैसिलिटी होता है, लीव ट्रैवल अलाउंस। और जब आप और बड़ी पोजीशन पे जाओगे, 3 टायर से थ्रू टायर, 1 टायर, ऐसे एसी वाले कोचेस में आप पूरे भारत में घूम पाओगे अपनी कंपनी के खर्चे से। याद रखना हमेशा, इन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ सीट रिजर्व हो जाती है, तुरंत टिकट मिल जाती है, तो उसकी भी चिंता नहीं है। फ्रीडम एंड डू इट फॉर प्रोफाइल, एक प्रोफाइल होना चाहिए आपके नाम के आगे, आई एम अ बैंकर, आई डील विद मनी, तो इसके लिए कीजिए। तो ये बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, आपको भी आपके रीजन पता होंगे कि किस लिए करना है। तो भाई वेट मत करो, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और इसकी तैयारी में लग जाओ। 2.5 से 3 महीना आपके पास है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन कि आप इसको अप्लाई ना करें। ठीक है दोस्तों, तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वालों के लिए। और अगर प्रिपरेशन में आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, सर प्रिपरेशन तो करना है, कैसे करना है समझ में नहीं आता है, कैसे स्टार्ट करें और कैसे पढ़े, कैसे समझे टॉपिक को और कैसे अप्रोच रखे, स्ट्रैटेजी क्या बनाए एग्जाम निकालने के लिए, ऐसी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको कांटेक्ट करना है अकेडमी को, लर्नोपीडिया को, और आपको जो सपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा। चाहे आप हमारे पेड कोर्सेज लगा लो या फिर चाहे कोई एडवाइस के लिए आप फोन लगा लो, बट वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। So guys, please get in touch with us. Do call on this number to get the more information about these exams, or do visit to our academy on these addresses and get the proper guidance for these exams. Not only for this exam, but upcoming all the एग्जाम्स जहाँ पे आपके लिए अच्छी अच्छी वैकेंसीज होगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसको सुनने के लिए। बस जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, आपको पूरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली ग्रुप्स में इसको डाल दो ताकि इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों को करना होता है बट उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। तो ये काम तो आप कर ही सकते हो, हार्डली 2 सेकंड लगते हैं इसको शेयर करने में। और कमेंट भी करो, आपकी जो भी दिक्कतें हैं कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसके लिए पर्सनली रिप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and see you in the next video. I'll be bringing more such video across all the fields so that information reaches to you. Thank you so much and Jai Hind दोस्तों।